हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चुप हो जाओ। कशिश के चिल्लाने पर मीरा अपने सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे नहीं होता और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कशिश एक गहरी सांस लेकर बोला, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर कशिश कमरे से बाहर चला जाता है। मीरा बस उसे जाता हुआ देखती रहती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। मीरा रात को रोते हुए ही सो गई थी। तभी बाहर से नित्या दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, भाभी भाभी दरवाज़ा खोलिए। मीरा नित्या के दरवाज़ा खटखटाने पर उठ जाती है और दरवाज़ा जाकर खोलती है तो सामने नित्या घबराए हुए खड़ी थी। मीरा नित्या के घबराहट को देखते हुए बोली, क्या हुआ नित्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नित्या घबराहट में मीरा को देखते हुए बोली, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। रौनक भाई का कॉल आया था। मीरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ नित्या की तरफ देखने लगती है। नित्या मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी ये वक्त सोचने का नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मीरा नित्या की बात सुन होश में आती है और अपना सिर हिलाते हुए दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। महक निर्जला और रचना के साथ हॉल में बैठी हुई थी। निर्जला महक के सामान की लिस्ट बनवा रही थी और महक जो कुछ भी वो कह रही थी उन्हें नोटबुक में उतार रही थी। मृत्युंजय नीचे आते हुए बोला, महक मेरा नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आज किचन की जिम्मेदारी में मैं नहीं, वैशाली ने ली है, मैं तो लिस्ट बना रही थी। मृत्युंजय महक की बात सुन हैरान होते हुए बोला, क्या तुम्हें ये घर साफ सुथरा अच्छा नहीं लग रहा जो तुम यहाँ पर ब्लास्ट करवाना चाहती हो? और उसके हाथ का खाकर मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। महक मृत्युंजय की तरफ घूर कर देखती और वहीं वैशाली किचन से बाहर आते हुए कहती है, जुबान चलाने के लिए तो पैसे लगते हैं नहीं, इसलिए मुफ्त में आप सभी भी सुनाते रहते हो, ठीक कहा ना? मृत्युंजय वैशाली की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किचन में जाने के लिए कौन कहता है? तुम जाती क्यों हो? वैशाली लाकर मृत्युंजय को टिफ़िन देते हुए बोली, कभी कभी दूसरे के हाथ कभी खा लिया कीजिए, आपका हाजमा खराब नहीं होगा। मृत्युंजय टिफ़िन कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोला, मैं किसी नौसिखिया के हाथ का खा लूँगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाकर मुझे स्वर्ग द्वार में नहीं जाना है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोली, आप गलत कह रहे हो। आप जैसे लोगों के लिए भगवान ने नर्क के द्वार को खोल कर रखा है, स्वर्ग के द्वार को नहीं। मृत्युंजय गुस्से में चिल्ला कर बोला, अमृत अमृत कहाँ हो तुम? अपनी स्टेप रिकॉर्डर बीबी की जुबान बंद करो। मृत्युंजय के चिल्लाते ही अमृत बैग लेकर भागते भागते आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा होते हुए कहता है, क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो रही हो तुम दोनों की? मृत्युंजय बड़ी शिद्दत से अमृत को घूरते हुए बोला, अपनी इस बीबी को संभाल कर रखो, मुझे कहती है कि मैं नर्क में जाऊंगा। विप्लव फोन पर बातें करते हुए बोला, सही कह रही है। मृत्युंजय घूर कर विप्लव की तरफ देखता है और अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर वैशाली से कहता है, वैशाली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मृत्युंजय को। वैशाली अपने कमर पर हाथ रख कर बोली, अपने भाई के चमचे अपना मुंह बंद करके रखो, बता रही हूँ। वो हमको कहते हैं कि हमारे यहाँ तो खाना खाने से हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हम का इतना बुरा खाना बनाते हैं। मृत्युंजय वैशाली को घूर कर बोला, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? अपने हाथ से खाना बनाकर। विप्लव फोन पर बात करते हुए फिर से बोला, क्या तुम्हें कोई शक है? जाओ मर जाओ तुम। मृत्युंजय इरिटेशन में विप्लव के पास जाता है, उसके हाथ से फ़ोन छीनकर जमीन पर पटक देता है। विप्लव अपने फ़ोन को हैरानी से देखते हुए मृत्युंजय से बोला, ब्रो आप पागल हो गए हो क्या? आपने इस तरीके से मेरा फ़ोन क्यों पटक दिया? मैं कितना इम्पोर्टेंट बात कर रहा था अपने दोस्त से।
मृत्युंजय विप्लव को कॉलर को कसकर पकड़ अपने पास खींच कर बोला, अपने कमरे में बात करना, तुम्हें मैं हॉल में बात करने की इजाज़त नहीं है। विप्लव मुंह लटका कर कभी रचना की तरफ देखा है तो कभी निर्जला, तो कभी अपनी भाभी और भाई की तरफ। वैशाली जाकर मृत्युंजय से विप्लव को दूर करते हुए बोली, हमसे लड़ नहीं पा रहे हो तो बेचारे अपने छोटे भाई को टारगेट कर रहे हो, यही है आपकी ताकत। मृत्युंजय अमृत को घूर कर बोला, अभी भी मौका दे रहा हूँ, सोच लो अपनी बीवी के बारे में। अमृत मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो और जाओ चुपचाप ऑफिस के लिए। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी सारी तैयारियां हो जाए तो कल से मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगे। महक कुछ कहते उससे पहले ही निर्जला बोली, जब तक सगाई की तैयारी पूरी नहीं हो जाती तब तक सारा काम खुद देखना होगा। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तुमने कहा था कि एंगेजमेंट के लिए तुमने डेकोरेटर को बुलाया है, कहाँ है वो लोग। मेन हॉल में एक लड़का आते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे आने में ज़रा देरी हो गई। महक उससे लड़के की तरफ देखते हुए बोली, सनी आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, चलिए मैं आपको सारी चीज़ दिखा देती हूँ, फिर शाम तक सारी तैयारियाँ हो जानी चाहिए। मृत्युंजय एक नज़र सनी को देखने के बाद महक से बोला, क्या तुम्हें फीमेल इवेंट डेकोरेटर नहीं मिले। महक कंफ्यूज होते हुए, इनमें क्या बुराई है, काम तो सेम होना है ना। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर वैशाली को देखते हुए धीरे से बोला, ये भाई कितने बड़े जल कुकरे हैं। नहीं, वैशाली विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए, कोई जल कुकरा नहीं है, ओवर स्मार्ट बनता रहता है बस। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन अभी तक मेरी बन्नी कैसे नहीं आई। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, जाकर खुद लेकर आओ ना, मुझे क्यों पूछ रहे, क्या मैं इतनी फ्री लगती हूँ तुमको। इतना कहकर वैशाली किचन की तरफ चली जाती है। विप्लव जाती हुई वैशाली को देख मुंह बनाते हुए बोला, कभी कभी इसके अंदर भी मृत्युंजय भाई का आत्मा घुस जाता है। इतना कहते हुए विप्लव वहीं पर बैठकर अपने टूटे हुए फ़ोन को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। मृत्युंजय इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र विकल्प पर जाती है, जो कि ऑफिस जाने के लिए आ रहा था। मृत्युंजय विकल्प को देखकर बोला, विक्की तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी भाभी की मदद करो और हाँ, सारा काम तुम करोगे। मृत्युंजय विकल्प की बात पर अपना सिर जल्दी से हिलाकर बोला, ओके ओके ब्रो, मैं सारा काम कर लूँगा, आप निश्चित होकर ऑफिस जाइए। विकल्प को बस ऑफिस जाने से छुटकारा पाना था, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके विकल्प को धमकाते हुए बोला, मैं जिस चीज़ के लिए तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ नहीं हुई और जस्ट अपोजिट हुआ तो मैं आकर तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। विकल्प मृत्युंजय की बात सुन कंफ्यूज होकर बोला, वैसे आप मुझे क्यों छोड़ कर जा रहे हो। विक्रम आते हुए बोला, नज़र रखने के लिए, दिमाग नहीं है क्या एक भी। मृत्युंजय विक्रम को घूर कर बोला, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया। विक्रम अपने हाथ में पकड़ा फ्रूटी पीते हुए बोला, मैं मेरे ऑफिस का बॉस हूँ, मेरी मर्जी, आज मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। निर्जला विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, लगता है आपके लिए भी लड़की देखनी चाहिए। विक्रम निर्जला की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मामी, मैंने अपने लिए लड़की देख लिया है, बस जल्दी से ये सगाई का कार्यक्रम पूरा हो, फिर आपको मेरे बारात में नाचने की तैयारियां करनी है। रचना विक्रम की बात पर बोली, आपने लड़की पसंद कर ली है, कौन है वो लड़की। विक्रम रचना के पास आकर बोला, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन केरल में उन लोगों का पुश्तैनी घर है और उसके फैमिली वाले कर्नाटक में रहते हैं। बेंगलुरु में इसका एक भाई है और बाकी की फैमिली केरल में रहती है।
मृत्युंजय विक्रम के पास आकर बोला, क्या तुम्हें मुंबई में कोई लड़की नहीं मिली जो तुम सीधा साउथ की तरफ कोई तमिल और तेलुगु को उठाकर ला रहे हो। विक्रम मृत्युंजय की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप भी तो नॉर्थ तरफ के हो, मुंबई में आकर क्या कर रहे हो। और लड़की लड़की होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया जहाँ में कहीं के भी क्यों न हो। मृत्युंजय विक्रम की बातों को इग्नोर कर विकल्प को आंखों से वार्निंग देता है और अमृत के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तो आप लव मैरिज करना चाहते हैं। विक्रम अपनी गर्दन नहीं में पूरी तरीके से हिलाकर बोला, अरेंज मैरिज करना है मुझे, इसलिए सगाई के जस्ट दूसरे दिन आप सब लोग मेरे साथ कर्नाटक चल रहे हैं उस लड़की का रिश्ता लेकर। निर्जला विक्रम की बात पर बोली, हम आपकी बात मानने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपके पापा उन्हें कब बताओगे। विक्रम रिलैक्स टोन में बोला, पापा की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें बस एक सुंदर सुशील गुणवान बहू जैसी बेटी चाहिए और मेरी चश्मिश बिल्कुल वैसी है। विप्लव उछलकर विक्रम के पास आकर बोला, क्या सच में वो उन्हें देखने जाएंगे। तो मेरे लिए आप क्या लोगे पहनने के लिए। विक्रम विप्लव को घूरते हुए बोला, क्यों, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी हो गई है जो मुझसे मांग रहे हो। विप्लव विक्रम की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, कितने कंजूस हो आप। विक्रम घूरकर विप्लव की तरफ देखता है और फिर से बाकी लोगों से बातें करने लगता है और महक सनी को पूरा स्ट्रक्चर समझाने लगती है कि कहाँ पर कौन सा डेकोरेशन करना है और विकल्प उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। आज शोभित अदिति को लेकर शॉपिंग पर जाने वाला था, इसलिए अदिति कॉलेज नहीं जा रही थी। शोभित मिरर के सामने खड़ा अपने बाल को बना रहा था कि अदिति कमरे में आ जाती है। शोभित पलटकर अदिति को देखता है जिसने क्रॉप टॉप के ऊपर डंगरी पहन रखा था। शोभित अदिति को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। अदिति मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना, आप वापी को लेकर चले जाना, मुझे नहीं जाना। वहाँ पर कितने सारे कपड़े होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है। शोभित परफ्यूम लगाते हुए अदिति से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारे स्नैक दे दूँगा, तुम्हें बस चेंज करना है। अदिति शोभित से शिकायत करते हुए बोली, आप लड़कियों की तरह नखरे करते हैं। अरे यार, मुझे पहनना है ना कपड़ों, तो मैं अपने पसंद से ही न पहन लूँगी। आप वापी के लेकर चले जाओ, मुझे नहीं जाना। शोभित पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, मैं लड़कियों की तरह नखरे करता हूँ। तुमने मुझे कब लड़कियों की तरह नखरे करते हुए देखा है। अदिति शोभित की बात को अनसुना करते हुए बोली, आप हमेशा करते हो, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर, मैं जा रही हूँ, भूख लगी है मुझे। शोभित अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, कोकुन, तुम बड़ी कब होगी। अदिति अपना सिर ऊपर कर शोभित को देखते हुए बोले, मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच हो गई है और कितनी बड़ी हो जाऊंगी मैं। क्या आप मुझे तार के पेड़ की तरह लंबा करना चाहते हैं। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर बोला, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। अदिति कंफ्यूज होकर बोली, आप मुझसे क्यों नाराज हो। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, 2 हफ्ते पहले जो तुमने तमाशा किया था कॉलेज में, झगड़ा, उसको लेकर मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो बस फाइटिंग की थी। शोभित अदिति के पाउट बने होठों को देखते हुए बोला, कैन आई किस यू। अदिति कुछ सोच कर बोली, वापी कह रहा था कि उसने अपनी पहली किस अपने सुहाग रात के लिए बचा कर रखी थी, मुझे भी बचा कर रखना है, मैं नहीं दूंगी किसी को। शोभित एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और मेरे साथ ही तुम्हारा सुहाग रात होने वाला है, तो मुझे किस करने में क्या दिक्कत है।
अदिति अपनी आंखें छोटी करके बोली, अरे मैंने कहा ना सुहाग रात के दिन किस करना है तो बस बात खत्म, वरना मैं जाकर आपकी माँ से शिकायत करूँगी। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम मुझे धमकी दे रही है। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं आपको धमकी दे रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अदिति जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती है। शोभित खुद से इरिटेट होकर बोला, मुझे लिप टू लिप किस करने के लिए 2 साल इंतज़ार करना होगा। व्हाट द हिल इज दिस। इतना सोचते हुए शोभित गहरी सांस लेता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।